वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं दो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। कार्तिक जो सो रहा था, इतनी आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गए। उसने डिससेटिस्फाई लुक के साथ आरोही और ध्रुव की तरफ देखा और फिर उसने चेयर की तरफ देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गए। आरोही ने कार्तिक के एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया। उसका पूरा ध्यान ध्रुव की तरफ था और वो अजीब नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वो क्या करना चाहता है? ध्रुव ने ग्लास की घूरती हुई नजरों को इग्नोर किया और अपने बैग से एक कागज निकाल आरोही की सीट को क्लीन कर दिया। वो यही नहीं रुका, उसने आरोही की ड्राइवर खोली और उसने से एक मारा हुआ कॉकरोच बाहर निकाला और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने अच्छे से आरोही की सीट की तलाशी ली कि सब कुछ ठीक तो है न। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है तो उसने आरोही से कहा, अब तुम बैठ सकती हो। ये बोलकर वो बिना आरोही की तरफ देखे सीधे अपने सीट पर चला गया। आरोही को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। वो ध्रुव का बर्ताव देखकर हैरान थी। वही आरोही की तरफ पूरी क्लास में भी ध्रुव का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी। ये ध्रुव को अचानक से क्या हुआ? उसने आरोही की मदद क्यों की? खासकर ईशा, उसका पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अभी अभी जो देखा उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शुभम ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम उस बदसूरत लड़की को सबक सिखाएंगे, तो तुमने उसकी मदद क्यों की? ध्रुव ने उसे घूरकर देखा। अपना मुंह बंद करो। तुम कौन होते हो मुझे इस तरह सवाल करने वाला? मेरे जो मन करेगा मैं वो करगा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ध्रुव को नाराज होता देख शुभम एकदम से चुप हो गया। यहाँ क्या हो रहा था? मैंने सोचा था कि आज कुछ अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। पता नहीं ये ध्रुव कहाँ से बीच में आ गया। उसने सारा मजा ही खराब कर दिया। उसने आरोही की मदद क्यों की? राकेश सर के टॉर्चर के वजह से कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे ही सब ध्रुव के बारे में बातें कर रहे थे। वही आरोही ने सबकी नजरों को इग्नोर किया और अपनी सीट पर बैठ गई। आरोही पहले से ही इन सब के लिए तैयार थी, लेकिन उसने ध्रुव के इस तरह बीच में आने की उम्मीद नहीं की थी। क्या सच में राकेश सर के टॉर्चर की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था? लेकिन तभी आरोही को याद आया कि कल रात ध्रुव ने उसे बिना मेकअप के देख लिया था। कहीं इन सब के वजह से तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा था। आरोही अपना सिर झटके हुए बोली, नहीं नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। आरोही ने फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आरोही ने एक नज़र अपने फ़ोन के तरफ देखा। कल रात से दक्ष ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया, जिसे देखकर आरोही मायूस हो गई। लेक्चर के बीच में सब बच्चे आरोही की तरफ ही देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। टीचर के वहां से जाने के बाद एक लड़की जिसका नाम नित्या था वो आरोही के पास आए। नित्या ध्रुव को बहुत पसंद करती थी और ये बात हर किसी को पता थी। नित्या ने जब ध्रुव को आरोही की मदद करते देखा तो गुस्से से पागल हो गए। वो तो टीचर क्लास में गए, वरना वो आरोही को छोड़ती नहीं। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई ध्रुव के ऊपर लाइन मारने की? नित्या गुस्से में ये पूरी तरह भूल गई थी कि ध्रुव खुद आरोही के पास आया था। आरोही ने उससे मदद नहीं मांगी थी। नित्या आरोही के पास आए और बिना कुछ बोले आरोही को घसीटते हुई बाहर ले जाने लगी। साफ समझ आ रहा था कि वो उसे सबक सिखाना चाहते थी। वही जब कार्तिक ने अपने सामने ये सब होते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही पूरी क्लास में किसी लड़के की रोबदार आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? अभी के अभी उसका हाथ छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्रुव नित्या को घूरते हुए बोला। भले ही ध्रुव कार्तिक जितना हैंडसम नहीं था, पर उसकी भी अपनी अलग ही पर्सनैलिटी थी। वही अपने सामने ध्रुव को देखकर नित्या डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, ध्रुव मैं तो बस इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। इस बदसूरत लड़की की वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा और इसे देखो कैसे शांति से बैठी है। नित्या की बात सुनकर ध्रुव की आंखें छोटी हो गई और वो उसे अपनी लाल आंखें से घूरते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें ये सब करने को कहा नहीं ना? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की? आज के बाद अगर तुमने आरोही के साथ कुछ भी गलत किया या उसके बारे में सोचा भी तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, समझ में आया? और फिर पूरी क्लास की देखते हुए बोला, आज के बाद जिसने भी आरोही को नुकसान पहुंचने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ध्रुव की बात सुनकर पूरी क्लास हक्का बक्का रह गई, यहाँ तक कि आरोही भी ध्रुव की ऐसी बात सुनकर हैरान हो गए। ये अचानक से ध्रुव को क्या हुआ? उसे कब से उसकी फिक्र होने लगी? आज उसे ध्रुव कुछ बदला बदला लग रहा था। पहले जब भी वो उसे देखता था तो उसे उसकी आंखें में अपने लिए घिन दिखाई देती थी, लेकिन आज उसे उसकी आंखें में अपने लिए कोई भी घृणा दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। ध्रुव बस एक तक आरोही को देख रहा था। वो कुछ कहता चाहता था पर वो हिचकिचा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आरोही से कैसे कहे।
उसने कई बार अपना मुंह खोला पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए आरोही की तरफ देखते हुए बोली, आरोही क्या आज रात तुम फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलेगी? ध्रुव की बात सुनकर पूरी क्लास में घोर चिंता छा गया और वही उसकी बातें सुनकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई। क्या ये लड़का उसके साथ डेट पर चलने को बोल रहा था? आरोही ध्रुव को देखते हुए, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरोही की बात सुनकर ध्रुव ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, आरोही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। कार्तिक जो उन दोनों की बात सुनकर ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक को अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ और वो जोर जोर से खांसने लगा। क्या उसने अभी अभी सुना कि ध्रुव उस बदसूरत लड़की को डेट करना चाहता है? कार्तिक के साथ साथ पूरी क्लास भी हैरान थी। क्या अभी अभी ध्रुव ने पूरी क्लास के सामने अपने प्यार का इजहार किया था? आरोही को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आए थे और ध्रुव फिर उसके लिए मुसीबत पैदा करना चाहता था। उसे पता था कि अगर ये बात दक्ष को पता चल कि किसी लड़के ने पूरी क्लास के सामने उसे प्रपोज किया है तो गुस्से से पगला हो जाएगा। पहले वो उस लड़के को मारेगा और फिर उसे ये सोचकर आरोही अंदर तक कौंप गए। ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये सब उसकी चाल थी? क्या वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसना चाहता था या फिर ये कल के वजह से था? कल उसने उसे बिना मेकअप के देखा और आज उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। पर ऐसा कैसा हो सकता है? उसने बस एक नज़र उसे देखा था। आरोही ने उस समय इस बारे में ज़्यादा ही सोचा था। उस समय ध्रुव नशे में था। उससे लगा कि बाद में ध्रुव को कुछ भी याद नहीं रहेगा। किसे पता था कि उसकी छोटी सी लापरवाही के वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ध्रुव पूरे कॉलेज में पॉपुलर था। उसे पता था कि ध्रुव के इस तरह पूरे क्लास के सामने उसे प्रपोज करने वाली बात जल्द ही जंगल में लगे आग की तरह फैल जाएगी और फिर दक्ष को भी इस बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसके पोसेसिवनेस को ध्यान में रखते हुए आरोही को पता था कि दक्ष को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा वो उसे फिर से घर में कैद कर लेगा और वो पिछली जिंदगी की तरह घर में कैद नहीं रहना चाहती थी। वैसे भी वरुण के इंसिडेंट्स के बाद आरोही ने बड़ी ही मुश्किल से दक्ष को मनाया था, वरना वो उसे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। वो भी चाहता था कि आरोही के साथ फिर से वो सब हो। आरोही को पता था कि अगर दक्ष को इस बारे में पता चला तो इस बार वो उसकी एक नहीं सुनेगा। ये सोचकर ही उसे फिर से उस कैद में रहना होगा। आरोही अंदर तक हिल गए। आरोही ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी पर मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ऊपर से मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही उसकी और दक्ष की शादी सीक्रेट थी पर कॉलेज में हर किसी को पता था कि वो शादीशुदा है। ये पता होते हुए भी वो शादीशुदा है। ध्रुव की हिम्मत कैसे हुए उसे प्रपोज करने की? पर ध्रुव भी कहाँ इतनी आसानी से हार मनाने वाला था। वो कठोरता के साथ बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम शादीशुदा हो और रही बात नापसंद करने की, तुम बताओ तुम्हें मुझमें क्या पसंद नहीं है, मैं उसे बदल दूंगा। क्या ध्रुव पागल हो गया है? वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। सबको लगा था कि आरोही के इस तरह माना करने से ध्रुव गुस्से से पागल हो जाएगा। किसे पता था वो इतनी शांति से आरोही की बातों का जवाब देगा। उसे आरोही के शादीशुदा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि वो उसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार था। सबको लगा कि वो किसी भी समय पागल हो सकते हैं। आरोही ने एक गहरी सांस और बोली, चाहो तुम कितने भी बदल जाओ मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मेरे पति से कोई मुकाबला नहीं है। वो कार्तिक से 1000 नहीं लाख गुना हैंडसम है। तो तुम खुद सोचो, मैं उसे छोड़कर तुम्हें क्यों पसंद करूँगी? ये बोलकर आरोही वहां से चली गए। वही कार्तिक जो बिना वजह इन सब में घटित लिया गया था। आरोही की बात सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गए। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इस तरह की बात करने की? उसका पति उससे लाख गुना हैंडसम है। इम्पॉसिबल। हर किसी को पता था कि आरोही ने किसी बूढ़े से शादी की थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो उससे लाख गुना हैंडसम हो? वैसे भी वरुण के इंसिडेंट्स के बाद आरोही ने बड़ी ही मुश्किल से दक्ष को मनाया था, वरना वो उसे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। वो भी चाहता था कि आरोही के साथ फिर से वो सब हो। आरोही को पता था कि अगर दक्ष को इस बारे में पता चला तो इस बार वो उसकी एक नहीं सुनेगा। ये सोचकर ही उसे फिर से उस कैद में रहना होगा। आरोही अंदर तक हिल गए। आरोही ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी पर मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ऊपर से मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही उसकी और दक्ष की शादी सीक्रेट थी पर कॉलेज में हर किसी को पता था कि वो शादीशुदा है। ये पता होते हुए भी वो शादीशुदा है। ध्रुव की हिम्मत कैसे हुए उसे प्रपोज करने की? पर ध्रुव भी कहाँ इतनी आसानी से हार मनाने वाला था। वो कठोरता के साथ बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम शादीशुदा हो और रही बात नापसंद करने की, तुम बताओ तुम्हें मुझमें क्या पसंद नहीं है, मैं उसे बदल दूंगा।
क्या ध्रुव पागल हो गया है? वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। सबको लगा था कि आरोही के इस तरह माना करने से ध्रुव गुस्से से पागल हो जाएगा। किसे पता था वो इतनी शांति से आरोही की बातों का जवाब देगा। उसे आरोही के शादीशुदा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि वो उसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार था। सबको लगा कि वो किसी भी समय पागल हो सकते हैं। आरोही ने एक गहरी सांस और बोली, चाहो तुम कितने भी बदल जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मेरे पति से कोई मुकाबला नहीं है। वो कार्तिक से 1000 नहीं लाख गुना हैंडसम है, तो तुम खुद सोचो मैं उसे छोड़कर तुम्हें क्यों पसंद करूँगी। ये बोलकर आरोही वहाँ से चली गए। वही कार्तिक जो बिना वजह इन सब में घटित लिया गया था। आरोही की बात सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गए। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इस तरह की बात करने की? उसका पति उससे लाख गुना हैंडसम है। इम्पॉसिबल। हर किसी को पता था कि आरोही ने किसी बूढ़े से शादी की थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो उससे लाख गुना हैंडसम हो? जैसे आरोही ने सोचा था, ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई कि किस तरह ध्रुव ने पूरे कॉलेज के सामने उस बदसूरत लड़की को प्रपोज की और उस बदसूरत लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसका पति कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। कॉलेज के बाद ध्रुव लास्ट बेंच पर बैठा था और आरोही को रिहर्सल करते हुए देख रहा था। आरोही से रिजेक्ट होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। वही उसके बाजू में अर्जुन बैठा था। ध्रुव सिगरेट का एक कस लेते हुए अर्जुन से बोला, आरोही मेरी है, इसलिए किसिंग सीन में हद पार करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं भूल जाएगा कि तुम कौन हो। ध्रुव की बात सुनकर अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई। क्या ये लड़का मरना चाहता है? क्या इसे पता भी है कि ये किस लड़की पर हक जमाने की कोशिश कर रहा है? अगर उसके देविल भाई को ये पता था कि कोई लड़का उसकी बीवी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका भाई ध्रुव की क्या हालात करेगा। वैसे भी आरोही उसे ज्यादा कुछ पसंद थी और ऊपर से वो उसकी भाभी थी। वो उसके करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अर्जुन बिना किसी इमोशन के बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर ध्रुव को भी लगा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। आरोही का इतना भयानक मेकअप देखकर अर्जुन उसके करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तो उसे किस करना तो दूर की बात थी। सब ध्रुव को अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग सच में खराब ही गया था। ध्रुव, ये तुम्हारे टेस्ट को अचानक से क्या हो गया? तुम उस जैसी बदसूरत लड़की को कैसे पसंद सकते हो? सच में ध्रुव, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? हमें लगता है कि तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए। उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव को अचानक से कल रात वाला सीन याद आ गया और उसके कान एकदम से लाल हो गए। वो उन्हें समझना चाहता था, पर उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। वो किसी को सच नहीं बताएगा, बस उसी को उसका सीक्रेट पता होने वाली उसे कुछ अलग फीलिंग दे रही थी। वैसे भी अगर सबको आरोही के सच पता चल जाता गया तो उसके कई सारे राइवल उसके सामने खड़े हो जाएंगे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ईशा, जिसका चेहरा गुस्से से टिमटाया हुआ था, वो चलकर ध्रुव के पास आए और लगभग उस पे चिल्लाते हुए बोली, ध्रुव तुम ये क्या करे हो? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें सच में उस बदसूरत लड़की से प्यार हो गया है। जैसे ही ईशा ने सुना था कि ध्रुव ने आरोही को पूरी क्लास के सामने प्रोपोज लिया है, उसका दिमाग खराब हो गया। ध्रुव ने ईशा के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखा और बोला, हाँ मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें किसी से भी प्यारा हो सकता है, पर उस लड़की से नहीं। तुम उस बदसूरत लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं याद नहीं कि उसके वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा था? ध्रुव ने ईशा की बातों को पूरी तरह इग्नोर किया। उसे पता था कि ईशा आरोही से कितनी नफरत करती है, इसलिए उसे समझने का कोई फायदा नहीं है। वही ध्रुव के इस तरह इग्नोर करने से ईशा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने नफरत भरी नजरों से आरोही की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गए। वही अर्जुन इन सब चीजों में नहीं पारना चाहता था, इसलिए वो भी वहां से चला गया। अर्जुन के इस तरह वहां से जाने सब बच्चे आपस में बातें करने लगे। पक्का आरोही ने अर्जुन को डरा दिया होगा, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। सच में आज तो आरोही रोज से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तभी दूसरी लड़की बोली, क्या अर्जुन ध्रुव को राजकुमार का रोल दे देगा? हो भी सकता है। वैसे भी जब ध्रुव सामने से ये रोल चाहता है तो अर्जुन का उसे वो रोल न देने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो बदसूरत लड़की गिरी हुई है। कैसे शादीशुदा होते हुए भी उसने ध्रुव को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सच में पहले उसने हमारे हान पर नजर डालने की कोशिश की, जब अर्जुन की कोई भाव नहीं दिया तो उसने ध्रुव को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सच में आरोही स्लट है, उसे बस लड़कों अपने जाल में फंसाना आता है।
ऐसे ही लड़कियां आपस में आरोही की बुराई कर रही थी कि तभी ध्रुव ने उन्हें घूर कर देखा। ध्रुव के इस तरह घूरने से लड़कियों का चेहरा पीला पड़ गया और वो सब वहां से भाग गए। ध्रुव चलकर आरोही के पास गया और बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती हो, तुम चाहो तो अब कहीं बाहर लंच पे भी चल सकते हैं। आरोही उसे घूरते हुए बोली, ध्रुव तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है, मैं शादीशुदा हूँ और अगर मेरे पति को ये बात पता चल गई कि तुम इस तरह मुझे परेशान कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसा भी मैं एक ऐसे लड़के को कभी भी पसंद नहीं करूंगी जो किसी के लुक से उसे जज करते हो, बस इसलिए कि कल तुमने मुझे बिना मेकअप के देख लिया, तुम मेरे प्यार में पड़ गए। ध्रुव ने इस बात से इनकार नहीं किया। हाँ, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा चेहरा सच में काफी खूबसूरत है और हर लड़का चाहता है कि उसकी और बीवी और गर्लफ्रेंड खूबसूरत हो। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा पति कोई बदसूरत बूढ़ा है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के पास मेरे जैसा हैंडसम लड़का होना चाहिए जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सके, न कि वो तुम्हारा बूढ़ा पति। ध्रुव की बात सुनकर आरोही की भौहें सिकुड़ गई। किसने कहा कि मेरा पति बूढ़ा है और वो मेरी जरूरत का ख्याल नहीं रखता? ध्रुव बेपरवाही से बोली, कॉलेज में हर किसी को पता है कि तुम्हारी पति जल्द ही मरने वाला है, इसलिए तुम्हें मुझसे इस तरह दूर भागने के लिए बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के हठीपन से आरोही तंग आते हुए बोली, तो फिर ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें लगे कि मैं सच बोल रही हूं कि मेरा पति को बूढ़ा नहीं है, बल्कि वो कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। आरोही की बात सुनकर ध्रुव कुछ सोचकर बोलकर, जब तक मैं उसे सामने से नहीं देख लेता मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं होगा। दक्ष को किसी लड़के से मिलने लाने जो उसे पसंद करता हो? बिल्कुल भी नहीं। उसे मरना था क्या? उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। आरोही ने बहुत देर इस बारे में सोचा और फिर बोली, क्या तुम सच में मेरे पति को देखने के बाद पीछे हट जाओगे? ध्रुव ने बेपरवाही से कहा, बिल्कुल, अगर वो दिखने में कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम हुआ तो मैं हार मान लगा और फिर आगे तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करगा। ठीक है, अभी तो मेरे हस्बैंड थोड़े बिजी है, वो किसी काम से कहीं बाहर गए हैं, जब उन्हें टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। ध्रुव ने बिना किसी चिंता के कहा, ठीक है। उसके बाद ध्रुव ने उसे हॉस्टल छोड़ने की जिद की, पर आरोही ने उसे साफ मना कर दिया। वो बिना मतलब की कोई अटेंशन नहीं चाहती थी, पर ध्रुव कहाँ मानने वाला था। आरोही के मना करने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे उसे हॉस्टल छोड़ने गया। सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या सच में ये ध्रुव है? क्या उसे सच में उस बदसूरत लड़की से प्यार हो गया है? मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। सच में मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखने वालों में सोनाली भी थी। ध्रुव को आरोही के साथ इतने से पेश आता देख उसका चेहरा कठोर हो गया। पता नहीं इस आरोही में क्या था जो सारे लड़के उसके पीछे पागल हो जाता थे। ध्रुव ने इस बात से इनकार नहीं किया। हाँ, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा चेहरा सच में काफी खूबसूरत है और हर लड़का चाहता है कि उसकी और बीवी और गर्लफ्रेंड खूबसूरत हो। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा पति कोई बदसूरत बूढ़ा है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के पास मेरे जैसा हैंडसम लड़का होना चाहिए जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सके, न कि वो तुम्हारा बूढ़ा पति। ध्रुव की बात सुनकर आरोही की भौहें सिकुड़ गई। किसने कहा कि मेरा पति बूढ़ा है और वो मेरी जरूरत का ख्याल नहीं रखता? ध्रुव बेपरवाही से बोली, कॉलेज में हर किसी को पता है कि तुम्हारी पति जल्द ही मरने वाला है, इसलिए तुम्हें मुझसे इस तरह दूर भागने के लिए बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के हठीपन से आरोही तंग आते हुए बोली, तो फिर ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें लगे कि मैं सच बोल रही हूं कि मेरा पति को बूढ़ा नहीं है, बल्कि वो कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। आरोही की बात सुनकर ध्रुव कुछ सोचकर बोलकर, जब तक मैं उसे सामने से नहीं देख लेता मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं होगा। दक्ष को किसी लड़के से मिलने लाने जो उसे पसंद करता हो? बिल्कुल भी नहीं। उसे मरना था क्या? उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। आरोही ने बहुत देर इस बारे में सोचा और फिर बोली, क्या तुम सच में मेरे पति को देखने के बाद पीछे हट जाओगे? ध्रुव ने बेपरवाही से कहा, बिल्कुल, अगर वो दिखने में कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम हुआ तो मैं हार मान लगा और फिर आगे तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करगा। ठीक है, अभी तो मेरे हस्बैंड थोड़े बिजी है, वो किसी काम से कहीं बाहर गए हैं, जब उन्हें टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। ध्रुव ने बिना किसी चिंता के कहा, ठीक है। उसके बाद ध्रुव ने उसे हॉस्टल छोड़ने की जिद की, पर आरोही ने उसे साफ मना कर दिया। वो बिना मतलब की कोई अटेंशन नहीं चाहती थी, पर ध्रुव कहाँ मानने वाला था। आरोही के मना करने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे उसे हॉस्टल छोड़ने गया। सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या सच में ये ध्रुव है? क्या उसे सच में उस बदसूरत लड़की से प्यार हो गया है? मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। सच में मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखने वालों में सोनाली भी थी। ध्रुव को आरोही के साथ इतने से पेश आता देख उसका चेहरा कठोर हो गया।
पता नहीं इस आरोही में क्या था जो सारे लड़के उसके पीछे पागल हो जाता थे। ध्रुव के वहां से जाने के बाद सोनाली जल्दी से आरोही के पास आए और वहां से जाते हुए ध्रुव की तरफ देखते हुए थोड़ी चिंता के साथ बोली, आरोही तुम ठीक हो ना हो? और वो ध्रुव, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? कहीं वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था? सोनाली की बात सुनकर एक लड़की जो उसके बाजू में खड़ी थी वो सोनाली की तरफ देखते हुए बोली, सोनाली तुम ये क्या बोल रही हो? ध्रुव इसे क्यों परेशान करेगा, बल्कि वो तो उसके प्यार में पागल हो चुका है। सच में तुम कितनी बेशर्म हो। पहले तुमने मेरे कार्तिक पर लाइन मरने की कोशिश की, जब उसने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया तो तुमने कितनी बेशर्मी से ध्रुव को अपने जाल में फंसा लिया। उस लड़की की बात सुनकर सोनाली खुश हो गई, लेकिन उसने ये खुशी अपने चेहरे पे आने नहीं दी। फिर सोनाली उस लड़की को डटाते हुए बोली, तुम मेरी बहन के बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हो? वो इसकी इंसान नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हो। सोनाली की बात सुनकर उस लड़की का चेहरा तिरस्कार से भर गया। वो सिर्फ अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं? ध्रुव ने पहले ही सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, यहाँ तक कि उसने सबको धमकी भी दी है कि अगर किसी ने आरोही को चोट पहुंचाई या उसके बारे में सोचा भी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ये सब दोस्तों में नॉर्मल है? तभी दूसरी लड़की बोली, सच में इस बदसूरत लड़की की हिम्मत तो देखो, कैसे इसने ध्रुव को अपने जल में फंसा लिया। इसे ये सब करते हुए जरा शर्म भी नहीं आए। ऐसे ही सब आरोही की आलोचना कर रहे थे। तभी एक लड़की ने बोला, मुझे तो समझ नहीं आता कि इसने ध्रुव को अपने जल में फंसाया कैसे। ये सुनकर दूसरी लड़की बोली, मुझे लगता है इसकी बैट स्किल्स बहुत अच्छी होगी, वरना इस जैसी बदसूरत लड़की को कौन ही पसंद करेंगे। सोनाली को ये सब सुनकर बहुत मजा आ रहा था, पर वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोली, बस करो तुम सब, तुम इस तरह मेरी बहन के बारे में बात नहीं कर सकते हो। वही सोनाली को इस तरह आरोही की साइड लेता देख एक लड़की थोड़े गुस्से के साथ बोली, सोनाली तुम अभी भी उसकी साइड कैसे लग सकती हो? क्या तुम्हें उसे अपनी बहन कहने में शर्म भी आती है? सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि तुम दोनों ट्विंस हो। कहा तुम इतनी सुंदर और समझदार, और कहा ये बदसूरत और गिरी हुई लड़की जो शादीशुदा होने के बाद भी गैर मर्दों पर डोरे डालती है। सच में तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। पहले उसने चीटिंग करके एग्जाम पास किया, फिर उसने तुम्हारा वो रोल भी छीन लिया और तुम उसे अभी भी डिफेंड कर रही हो। उस लड़की की बात सुनकर सोनाली का चेहरा मुरझा गया। उसने ऐसे दिखाया जैसे वो कितनी दयनीय हो। आरोही उन सबको कोल्डली देख रही थी। उसे पता था कि सोनाली उस लड़कियों का इस्तेमाल कर उसे बेइज्जत कर रही थी। वो पक्का उससे उस दिन का बदला ले रही थी जब उसने उसे सिंघानिया मेंशन ले जाने से मना कर दिया था। सोनाली दिल ही दिल में आरोही को खूब कोस रही थी। आरोही के लिए ये सब नया नहीं था। पिछली जिंदगी में भी सोनाली इसी तरह पीछे चुप जाती थी और अच्छा होने का दिखावा करती थी, और उसकी जगह दूसरी लड़कियां उससे झगड़ने के लिए आगे आ जाते थे। पहले वो सब लड़कियां उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करती थे। हाँ, वो उसे नापसंद करती थी, पर उससे इस तरह नफरत नहीं करती थी। उस समय आरोही को समझ नहीं आता था कि अचानक से सबको क्या हुआ। वो उसे घिन भरी से नजरों से क्यों देखते थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे पता था कि पूरे कॉलेज में उसके बारे में ये अफवाह फैली हुई है कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुआ है जो जल्द ही मरने वाला है, और उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की, और यहाँ की उसके अपने पति के अलावा भी बहुत लोगों के साथ इंटीमेट रिएक्शन है। पहले तो सबने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब उन्होंने आरोही को लग्जरियस कार से आते जाते देखा तो सबको इन अफवाहों पर यकीन होने लगा। अफसोस से पता था कि ये साफ अफवाह किसने फैलाई थी और क्यों सबने इस पर इतनी जल्दी यकीन कर लिया। सोनाली लोगों को मैनिपुलेट करने में काफी अच्छी थी। अपने दो मुंह वाले चेहरे से साथ उसने कुछ अच्छे कनेक्शन बना लिए थे। वो स्टारडम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ऑफकोर्स वो ऐसी अकेली नहीं थी, बल्कि उससे साथ खड़ी लड़की भी ऐसी ही थी। यहाँ तक सोनाली लड़के को फंसाने में भी बहुत अच्छी थी। वो लड़कों को अटका कर रखती थी और उनसे बहुत फायदा उठाती थी। उसे दूसरों से लड़कों को छीनने में बड़ा मजा आता था। ये सब सोचते हुए आरोही सोनाली की तरफ देखते हुए बेपरवाही के साथ बोली, सोनाली क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि मेरे और ध्रुव के बीच में क्या चल रहा है? आरोही की बात सुनकर सोनाली कंफ्यूज हो गई और उसी कंफ्यूजन के साथ बोली, मुझे तो अभी ही इस बारे में पता चला है। उसे नहीं पता था, पर क्यों आरोही के इस तरह देखने से बेचैन हो गए। आरोही जवाब देते हुए बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये सब ध्रुव का प्लान है। उसने बस अपने कुछ दोस्तों से शर्त लगाई है, इसलिए वो इस तरह मेरे पीछे पड़ा है। पहले मुझे लगा था कि ये सब बस एक मजाक है, पर मैंने नहीं सोचा था कि ध्रुव शर्त को इतनी सीरियस ले लेगा। आरोही की बात सुनकर कि ध्रुव आरोही के पीछे एक शर्त के लिए पारा है, वहां खड़े सब लोग सारी बातें समझ रहा था। अगर ऐसा था तो उन्हें इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सोनाली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, पर तुमने मुझे ये सब कब बताया?
आरोही ने एक नज़र सोनाली के पास खड़ी लड़की की तरह देखा, फिर अपने चेहरे पे के मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें बताया था जब तुम विक्रम के साथ आइसक्रीम खाने गए थी। सोनाली को याद आया कि आरोही ने उस दिन उसे कॉल किया था, पर जब वो विक्रम के साथ थी और एंजॉय कर रही थी उस समय उसने आरोही की बातें पर ज़्यादा नहीं दिया था। पर आरोही के कैसे पता चला कि वो कहाँ थी? सोनाली यही सब सोच रही थी। क्या उसने ही तो उसे जल्दबाजी में आरोही सब बात तो नहीं बता दिया था, और ऊपर से उसने ये बात विक्रम की गर्लफ्रेंड के सामने कह दी थी। तन्वी जो विक्रम की गर्लफ्रेंड भी, उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए। क्या कहा तुमने? कुछ दिन पहले वो और विक्रम साथ में आइसक्रीम खाने गए थे। यहाँ की बाकी सब भी आरोही की बात सुनकर हैरान हो गए। कुछ पहले पहले तन्वी ने स्पेशली विक्रम के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान किया था। वो कुछ पल विक्रम के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर विक्रम वहां आया ही नहीं। और सोनाली, वो तो उस दिन बीमार थी। तुम उस दिन विक्रम के साथ थी? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। ये बात हर किसी को पता थी कि तन्वी विक्रम की गर्लफ्रेंड है और वो उसे बहुत पसंद करती है। अब उसकी दोस्त होने के नाते ये बात सोनाली को भी पता था कि वो विक्रम तो कितना पसंद करती है, तो उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो उस दिन बीमार थी और वो विक्रम के साथ बाहर क्यों गए थी? वहां खड़े लोगों ने ये सब बातें सुनी तो उनके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। आरोही ने ऐसे दिखाया जैसे कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये सुनकर अब सबको आरोही की बात पर पूरा यकीन हो गया। ये सब जानते थे कि आरोही और सोनाली के बीच का रिश्ता काफी अच्छा है। कैसे सोनाली हर टाइम अपनी बहन को बचाती रहती थी। जैसे कि तन्वी ने सोनाली की बातों पर यकीन कर लिया था, वैसे ही उसने तुरंत आरोही की बातों पर भी यकीन कर लिया। और तन्वी कोई बेवकूफ़ नहीं थी, उसे पहले से ही सोनाली और विक्रम पर शक था, पर वो पूरी तरह से शो नहीं थी। तन्वी जो विक्रम की गर्लफ्रेंड भी, उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए। क्या कहा तुमने? कुछ दिन पहले वो और विक्रम साथ में आइसक्रीम खाने गए थे। यहाँ की बाकी सब भी आरोही की बात सुनकर हैरान हो गए। कुछ पहले पहले तन्वी ने स्पेशली विक्रम के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान किया था। वो कुछ पल विक्रम के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर विक्रम वहां आया ही नहीं। और सोनाली, वो तो उस दिन बीमार थी। तुम उस दिन विक्रम के साथ थी? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। ये बात हर किसी को पता थी कि तन्वी विक्रम की गर्लफ्रेंड है और वो उसे बहुत पसंद करती है। अब उसकी दोस्त होने के नाते ये बात सोनाली को भी पता था कि वो विक्रम तो कितना पसंद करती है, तो उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो उस दिन बीमार थी और वो विक्रम के साथ बाहर क्यों गए थी। वहां खड़े लोगों ने ये सब बातें सुनी तो उनके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। आरोही ने ऐसे दिखाया जैसे कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये सुनकर अब सबको आरोही की बात पर पूरा यकीन हो गया। ये सब जानते थे कि आरोही और सोनाली के बीच का रिश्ता काफी अच्छा है। कैसे सोनाली हर टाइम अपनी बहन को बचाती रहती थी। जैसे कि तन्वी ने सोनाली की बातों पर यकीन कर लिया था, वैसे ही उसने तुरंत आरोही की बातों पर भी यकीन कर लिया। और तन्वी कोई बेवकूफ़ नहीं थी, उसे पहले से ही सोनाली और विक्रम पर शक था, पर वो पूरी तरह से शो नहीं थी। भले ही उसे लगा था कि सोनाली और विक्रम के बीच में कुछ है, क्योंकि विक्रम हमेशा सोनाली के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पेश आता था। सोनाली और विक्रम को इतने करीब देखकर तन्वी को अच्छा तो नहीं लगता था, पर बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तन्वी इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी। पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी जिस लड़की को इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो उसके इतने करीब होगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाली। इसमें कोई हैरानी नहीं कि क्यों वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए जिसे विक्रम बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो लड़की पहले से ही उसके करीब थी। करीब नहीं, बेहद करीब थी। सोनाली, आरोही क्या कह रही है? विक्रम जिस लड़की के साथ मिलकर मुझे चिट कर रहा है, वो लड़की तुम हो। सोनाली ने कभी नहीं सोचा था कि आरोही के वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। उसका मन कि वो अभी के अभी आरोही के जान से मार दे, मगर ये समय गुस्सा करने का नहीं था। उसे सबसे पहले तन्वी को शांत करना होगा, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी उसके साथ क्या हो सकता था। उसकी इतने सालों से बनी बनाई इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। सोनाली ने एक गहरी सांस और खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, तन्वी मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन मैं तुम्हारे वजह से ही विक्रम के साथ। तन्वी सोनाली की बात बीच में काटते हुए बोली, ओह, इसका मतलब आरोही ने जो कहा वो सच है? मतलब उस दिन तुम सच में विक्रम के साथ थी? मतलब विक्रम जिस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा है वो लड़की तुम हो? तन्वी पागलों की तरह हंसते हुए बोली, मैं रोज जिस लड़की को अपनी फीलिंग बनाती थी कि कैसे उसे लग रहा है कि विक्रम किसी दूसरी लड़की के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। मेरी बातें सुनकर तुम्हें तो मुझ पर हंसी आती होगी,
तुम्हें तो मैं बेवकूफ़ लगती होगी कि मैं ये सब किस लड़की को बता रही हूँ, क्योंकि वो तुम ही हो जिसके वजह से विक्रम ने मुझे धोखा दिया। ये पता होते हुए भी विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे कितना प्यारा करती हूँ। तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम कितनी गिरी हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की लड़की हो, वरना मैं तुम जैसी बदजलन लड़की से कभी दोस्ती नहीं करती। तन्वी की बात सुनकर सोनाली ने अपनी मुट्ठी बिछ ली। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और तन्वी को समझने को कोशिश करते हुए बोली, तन्वी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे और विक्रम के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि तुम उसे कितना पसंद करते हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये पता होते हुए भी मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। वो विक्रम ही था जो मेरे पीछे पड़ा था। मैंने उसे समझने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, और उस दिन भी मैं उससे इसलिए मिली थी कि मैं उसे समझा सकूं कि उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। सोनाली की बात सुनकर तन्वी हंसते हुए बोली, और कितना झूठ बोलोगी तुम? विक्रम ने मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया था कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और वो लड़की भी उसे पसंद करती है और वो उसके साथ रहना चाहता है। अगर सोनाली ने उसे इस बात के लिए बढ़ावा नहीं दिया होता, वो उसे ये सब क्यों कहता? तन्वी और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सोनाली की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, चली जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी है। ये बोलकर तन्वी रोते हुए वहाँ से चली गए। सोनाली ने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम ने पहले ही तन्वी को सब बता दिया होगा, इसलिए तन्वी की बात सुनकर उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या करे। वही सोनाली का रिएक्शन देखकर सब समझ गए कि आरोही ने जो कहा वो सच था। उस दिन सोनाली सच में विक्रम के साथ थी, यहाँ तक कि वो उसके साथ मिलकर अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे रही थी। एक लड़की बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली इस तरह की लड़की होगी। ये पता होते हुए भी विक्रम उसके बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, वो उसी के पीठ पीछे उसे धोखा दे रही थी। ये कितनी बेशर्म है। आरोही अपनी आंखें में चमक लिए सब कुछ देख रही थी। सोनाली का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। सोनाली ऐसी ही थी, उसे दूसरों से उसकी चीज छीनने में बड़ा मजा आता था, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों न हो। सोनाली हमेशा से ही भोली और दयालु होने का दिखावा करती थी, पर असल में वो बहुत चालाक और गिरी हुई लड़की थी। पिछली जिंदगी में तन्वी को ये सब पता नहीं चला था कि वो लड़की कौन है, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से जिद करके विक्रम से जबरदस्ती शादी कर ली थी, जिसका बहुत ही बुरा परिणाम निकला था। यहाँ के अंत में तन्वी ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब जब इस जिंदगी में तन्वी को सच पता चल गया था कि वो लड़की कौन है, तो क्या अब सब कुछ बदल जाएगा या वो सोनाली को माफ कर देगी? वो जितना कर सकती थी उसने किया, अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब जो करना था तन्वी को करना था। वैसे भी इन सब से इम्पोर्टेंट आरोही के पास करने के लिए कुछ और था, उसे कैसे भी करके ध्रुव से अपना पीछा छुड़ाना था। भले ही उसने अभी अफवाह को कम कर दिया था, क्योंकि अभी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात थी कि कैसे सोनाली ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, पर यह भी पता था कि वो ज़्यादा देर तक इन सब को रोक नहीं पाएगी। ध्रुव जिस तरह से उसके साथ पेश आ रहा था, उसे जल्द से जल्द उससे निपटना होगा। पर उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे दक्ष को कॉल करके बता देना चाहिए कि कैसा एक लड़का उसे कॉलेज में परेशान कर रहा है? आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई गुस्से से उसे घूर रहा है। सोनाली को इस तरह खुद को गुस्से से घूरता देखा आरोही के लिप्स के कोने थोड़े मुड़ गए। फिर वो दयनीय चेहरा बनाते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे कुछ कहने से ऐसा हो जाएगा, पर मैंने तो सच ही कहा। तुमने ही मुझे बताया था कि तुम उस दिन विक्रम के साथ थी। अगर तुम मुझे वो सब नहीं बताती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, या तुम्हें लगता है कि इन सब में मेरी गलती है? वही आरोही की बात सुनकर सोनाली को लगा कि उसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी उसका सिर फोड़ दे। उसे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाकर खुद कैसे भोली होने का नाटक कर रही है, पर अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर सोनाली ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। सोनाली अपनी नफरत को छुपाते हुए बोली, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर एक नज़र वहाँ खड़े लोगों की तरफ देखा जो उसे घिन भरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे वो कोई गिरी हुई लड़की को। सबको इस तरह खुद को देखता देख सोनाली का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। फिर वो खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोली, वो तन्वी ने मुझे गलत समझ लिया है, ये पता होते हुए भी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी? वो विक्रम है जो मुझे पसंद करता है और हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता है।
मैंने उसे कितनी बार माना किया पर उसने मेरी एक सुनी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और तन्वी को मैंने इसलिए वो सब नहीं बताया क्योंकि वो मुझे ही गलत समझती। और देखो यही हुआ, जैसे ही उसने ये सुना उसे लगा कि मैंने विक्रम के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे इस तरह कहने से सब गलत हो गया। अब जब तन्वी वहां से चली गई थी और विक्रम इस समय वहां नहीं था, तो उसके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं जानता था, इसलिए वो आरोही पर ही इल्जाम लगा रही थी कि अभी जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो थी। उसके वजह से ही उसके और तन्वी के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। सबने सोनाली की बात सुनी पर किसी को भी सोनाली की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो कोई बेवकूफ़ नहीं थे, वो समझ रहे थे कि सोनाली आरोही को फंसाने की कोशिश कर रही थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और वो वहां से चले गए। सोनाली ने नफरत से आरोही की तरफ देखा, फिर वो भी वहां से चली गई। आरोही बस मुस्कुराते हुए सोनाली को वहां से जाते हुए देख रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उससे वो संतुष्ट थी। भले ही उसे पता था सोनाली अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करेगी और अपने आप को दयनीय दिखाने की कोशिश करेगी, पर आज के वाक्य के बाद सबका उसके प्रति बिहेवियर जरूर बदल जाएगा। जहां तक वो सोनाली को जानती थी, उसे पता था सोनाली शांत नहीं बैठेगी, वो उससे इन सब का बदला लेना की पूरी कोशिश करेगी। वही आरोही की बात सुनकर सोनाली को लगा कि उसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी उसका सिर फोड़ दे। उसे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाकर खुद कैसे भोली होने का नाटक कर रही है, पर अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर सोनाली ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। सोनाली अपनी नफरत को छुपाते हुए बोली, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर एक नज़र वहां खड़े लोगों की तरफ देखा जो उसे घिन भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई गिरी हुई लड़की को। सबको इस तरह खुद को देखता देख सोनाली का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। फिर वो खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोली, वो तन्वी ने मुझे गलत समझ लिया है, ये पता होते हुए भी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी? वो विक्रम है जो मुझे पसंद करता है और हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मैंने उसे कितनी बार माना किया पर उसने मेरी एक सुनी, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और तन्वी को मैंने इसलिए वो सब नहीं बताया क्योंकि वो मुझे ही गलत समझती। और देखो यही हुआ, जैसे ही उसने ये सुना उसे लगा कि मैंने विक्रम के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे इस तरह कहने से सब गलत हो गया। अब जब तन्वी वहां से चली गई थी और विक्रम इस समय वहां नहीं था, तो उसके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं जानता था, इसलिए वो आरोही पर ही इल्जाम लगा रही थी कि अभी जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो थी। उसके वजह से ही उसके और तन्वी के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। सबने सोनाली की बात सुनी पर किसी को भी सोनाली की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो कोई बेवकूफ़ नहीं थे, वो समझ रहे थे कि सोनाली आरोही को फंसाने की कोशिश कर रही थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और वो वहां से चले गए। सोनाली ने नफरत से आरोही की तरफ देखा, फिर वो भी वहां से चली गई। आरोही बस मुस्कुराते हुए सोनाली को वहां से जाते हुए देख रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उससे वो संतुष्ट थी। भले ही उसे पता था सोनाली अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करेगी और अपने आप को दयनीय दिखाने की कोशिश करेगी, पर आज के वाक्य के बाद सबका उसके प्रति बिहेवियर जरूर बदल जाएगा। जहां तक वो सोनाली को जानती थी, उसे पता था सोनाली शांत नहीं बैठेगी, वो उससे इन सब का बदला लेना की पूरी कोशिश करेगी। सोनाली इस समय बहुत ही गुस्से में थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी आरोही को जान से मार दे। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आज पूरे कॉलेज के सामने वो एक मजाक बनकर रह गए थी। पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोच रहे थे और उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे। वो जहां से भी गुजर रही थी, सब उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई गिरी हुई लड़की हो। जिन आंखों में उसे पहले अपने लिए जलन और एडमिरेशन दिखाई देती थी, आज उन्हीं आंखें में अपने लिए घिन देखकर सोनाली ने अपनी मुठियां भींच ली। यहाँ तक कि तन्वी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उससे बात करना तो दूर, उसे एक नज़र देखने तक तो तैयार नहीं थी। उसने उसे समझने की बहुत कोशिश की, पर वो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा थी। ये जो कुछ हुआ उसके साथ हो रहा था, उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आरोही थी। सोनाली गुस्से से रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए चिल्ला रही थी, आरोही आई हेट यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज तुमने जो भी मेरे साथ किया वो सबका चुन चुन कर बदला लूंगा। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू न रुला दिया तो मेरा भी सोनाली नहीं। बहुत शौक न तुम्हें सच बोलने का, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी। वो तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम उस दिन बच गए, वरना अभी पड़ी होती किसी रोने में लाश की तरह। और एक ये गधा वरुण, उसे बस छोटा सा काम कहा था, उससे वो भी नहीं हुआ। दावे तो इतने बड़े बड़े कर रहा था कि मैं उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा, उसका वो हाल करूंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। किया तो कुछ नहीं और उसके बाद पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गया। हाँ सही सुना आपने कि इन सब के पीछे सोनाली थी। सोनाली ही थी जिसने अपनी मॉम के फ़ोन से आरोही को मैसेज किया था।
वही थी जिसने वरुण को भी ठीक उसी समय में वहां आने को कहा था। वो चाहती थी कि वरुण आरोही की वो हालात करे कि वो किसी को मुंह दिखने लायक नहीं रहे। अगर उसका प्लान कामयाब हो जाता तो दक्ष जरूर आरोही को छोड़ देता। उसके हिसाब से कोई भी लड़का ऐसी लड़की के साथ रहना नहीं चाहेगे जो उसके हुए भी किसी और गैर मर्द के साथ इंटीमेट हुए। और फिर क्या था, वो इस मौका का फायदा उठा। वो दक्ष के करीब चल जाती और खुद मिसेज सिंघानिया बन जाती। वो कैसे भी करके दक्ष को पाना चाहती थी। अब दक्ष उसकी जिद बन गया था। उसे अब अर्जुन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी वो उससे कोई प्यार नहीं करते थी। वो बस उसके पैसे और पावर को देखते हुए उसके आगे पीछे घूमती थी। लेकिन जब भी उसने दक्ष की आंखें में प्यारा देखा था, उसने सोच लिया था कि वो प्यार उसे अपने लिए चाहिए था। वो आरोही को कभी खुश नहीं देख सकती थी। सोनाली वो सब चाहती थी जो आरोही को पसंद था। वैसे भी उसके हिसाब से अर्जुन दक्ष के सामने कुछ नहीं था। उसे नहीं पता था कि अर्जुन दक्ष का भाई, अगर उसे पता होता तो भी तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अर्जुन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अर्जुन को भी अपने भाई की तरह उन लड़कियों से शर्त नफरत जो भंवारों की तरह उनके आगे पीछे मंडराते रहती है। सोनाली ने इतना फुलप्रूफ प्लान बनाया था, पता नहीं कैसे ये फेल हो गया। उसे नहीं पता था कि आरोही कैसे बच गए और ये वरुण अचानक से कहाँ गायब हो गया। सोनाली को नहीं पता थी वरुण इस शहर से नहीं, इस दुनिया से ही गायब हो चुका था। अब वो कभी वापस नहीं आने वाला था। सोनाली ने अपना फोन निकला और किसी को कुछ मैसेज करते हुए बोली, अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचती हो। वही दूसरी तरफ वंश ने अपने फोन की तरफ देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गए। ये सोनाली उसे क्यों मैसेज कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज खोला वो अंदर तक कौंप गया। कुछ दिन पहले वो आरोही को कॉलेज छोड़ने गया था, तब सोनाली ने जबरदस्ती उससे उसका नंबर ले लिया था। वो आरोही की बहन थी, जिस वजह से वो उसे मना भी नहीं कर पाया। वो तो दक्ष का नंबर चाहती थी, पर वो उसे दक्ष का नंबर नहीं दे सकता था, जिस वजह से उसने सोनाली को अपना नंबर दे दिया था। वैसे भी सोनाली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऊपर से वो जब देखो दक्ष के करीब जाने की कोशिश करती थी। अगर वो आरोही की बहन नहीं होती तो कब का उसे ठिकाना लगा देता। वंश को इस तरह की लड़कियों से सख्त नफरत थी जो अपनी ही बहन के पति पर डोरे डालने की कोशिश करती हो। इन सब के अलावा उसे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं था। भले ही सोनाली आरोही की बहन थी, पर उसे पता था कि अगर उसने गलती से भी दक्ष के करीब जाने की कोशिश की या उसके बाल को भी गलती से टच किया तो दक्ष उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। उस समय उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आरोही की बहन है। वो लड़कियों के मामले में बहुत ही बेरहम था। दक्ष को वुमेन डिसऑर्डर था, जिस वजह से वो आरोही के अलावा किसी भी लड़की को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सोनाली ने उसे एक फोटो भेजी थी। फोटो में जो लड़की थी वो और कोई नहीं आरोही थी, और उसके साथ एक लड़का भी था। वो फोटो एक ऐसे एंगल ली थी जिससे वो दोनों एक दूसरे कुछ ज्यादा ही करीब नजर आ रहा था। अगर किसी को उन दोनों के बारे में पता न हो तो ये फोटो देखकर कुछ और ही समझ लेंगे। वंश को पता था कि अगर दक्ष ने ये देख लिया तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। उसका अंदर का शैतान जाग जाएगा और फिर वो चाहकर भी कुछ नहीं पाएगा। ये सोनाली आरोही की बहन थी कि या उसकी दुश्मन, वो ये फोटो भेजकर क्या साबित करना चाहती थी। सोनाली को नहीं था कि वंश ने जो उसे नंबर दिया था वो दक्ष का नहीं बल्कि उसका था। उसके हिसाब से तो उसने ये फोटो दक्ष को ही भेजी थी। वंश ने जल्दी से किसी को अपने पास बुलाया और उसे आरोही के बारे में पता करने को बोला। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने वंश को बताया कि कॉलेज में एक लड़का है जो हाथ धोकर आरोही के पीछे पड़ा है। यहाँ तक कि उसने पूरे कॉलेज के सामने आरोही को प्रपोज तक कर किया। वंश ये सोचकर कि कौंप गया कि जब दक्ष को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। नॉर्मली भी दक्ष को आरोही का दूसरे लड़कों से बात करना पसंद नहीं था, मगर अब कोई था जो सीधे सीधे उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। राका, जो दक्ष के वफादार में से एक था, वो बोला, क्या ये सच है? मतलब आरोही के उस भयानक चेहरे को देखते हुए कोई लड़का उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकता था। वंश ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये सच है। वो लड़का उस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा है। वो अच्छा दिखता है और कॉलेज में काफी पॉपुलर भी है, पर मुझे लगता है कि उसकी आंखें में कुछ प्रॉब्लम है। राका को भी उसकी बात सही लगी। भले ही उन्हें पता था कि असल में आरोही बहुत खूबसूरत है, पर जिसने सच नहीं पता था उनके हिसाब से तो वो भयानक लड़की ही थी। तो कोई लड़का जिसके आंखें थिक हो वो इस भयानक मेकअप वाले चेहरे की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता था। राक एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे लगता है हमें बॉस को सब सच बता देना चाहिए। जहां बात आरोही की आती थी वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि दक्ष आरोही के लेकर कितना पगला है। अगर उसे ये बात किसी और से पता चली तो उनका क्या हाल करेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। वंश को भी राका की बात सही लगी। भले ही किसी को नहीं पता था, पर वो अच्छे से जानता था कि दक्ष आरोही को लेकर कितना पागल है।
वैसे भी मारना था तो था ही, अभी मारो या बाद में उस बात से क्या फर्क पड़ता है। 100K कंप्लीटेड, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। वंश ने जल्दी से किसी को अपने पास बुलाया और उसे आरोही के बारे में पता करने को बोला। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने वंश को बताया कि कॉलेज में एक लड़का है जो हाथ धोकर आरोही के पीछे पड़ा है, यहाँ तक कि उसने पूरे कॉलेज के सामने आरोही को प्रपोज तक कर किया। वंश ये सोचकर कि कौप गया कि जब दक्ष को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। नॉर्मली भी दक्ष को आरोही का दूसरे लड़कों से बात करना पसंद नहीं था, मगर अब कोई था जो सीधे सीधे उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। राका जो दक्ष के वफादार में से एक था, वो बोला, क्या ये सच है? मतलब आरोही के उस भयानक चेहरे को देखते हुए कोई लड़का उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकता था। वंश ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये सच है। वो लड़का उस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा है। वो अच्छा दिखता है और कॉलेज में काफी पॉपुलर भी है, पर मुझे लगता है कि उसकी आंखें में कुछ प्रॉब्लम है। राका को भी उसकी बात सही लगी, भले ही उन्हें पता था कि असल में आरोही बहुत खूबसूरत है, पर जिसने सच नहीं पता था उनके हिसाब से तो वो भयानक लड़की ही थी। तो कोई लड़का जिसके आंखें थिक हो, वो इस भयानक मेकअप वाले चेहरे की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता था? राक एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे लगता है हमें बॉस को सब सच बता देना चाहिए। जहां बात आरोही की आती थी वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि दक्ष आरोही के लेकर कितना पगला है। अगर उसे ये बात किसी और से पता चली तो उनका क्या हाल करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। वंश को भी राका की बात सही लगी, भले ही किसी को नहीं पता था, पर वो अच्छे से जानता था कि दक्ष आरोही को लेकर कितना पागल है। वैसे भी मारना था तो था ही, अभी मारो या बाद में उस बात से क्या फर्क पड़ता है। वंश दक्ष को सब सच बताना चाहता था, पर उसे डर भी लग रहा था। उसे अच्छे से पता था कि दक्ष आरोही को लेकर कितना पजेसिव है। अगर उसे पता चला कि कॉलेज में कोई लड़का उसकी प्यारी बीबी पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है तो वो उस लड़के को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। वंश को लड़के से कोई हमदर्दी नहीं थी। अब कोई खुद शेर में मुंह में हाथ डालना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। पर ये प्रोजेक्ट जिसके लिए वो यहाँ आए थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर उसने दक्ष को वो सब बताया तो वो बिना एक सेकंड का वक्त गवाए वापस चला जाएगा, जिससे उनका करोड़ों का नुकसान हो सकता था। वंश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वंश ने अपना फोन निकला और किसी और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। 2 दिन बाद आरोही कसकर दक्ष को गले लगाते हुए चहकते हुए बोली, हब्बी मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बोलते समय आरोही के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल थी। आरोही की बात सुनकर दक्ष के एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो गए और उसने भी कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिए। वही दक्ष को कुछ न बोलता देख आरोही का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। आरोही को पता था कि दक्ष हमेशा से ही ऐसा था, उसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। वो जो थोड़ा बहुत भी बोलता था जब वो उसके साथ होती थी। वही दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरोही ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथ दक्ष के गर्दन के चारों ओर लपेट लिए। दक्ष आरोही को सीधा ऊपर अपने रूम में ले गया। रूम में ले जाकर उसने आरोही को बेड पर पटक दिया और बिना एक सेकंड का समय गवाए उसके ऊपर आ गया और पागलों की तरह उसे किस करने लगा, जैसे वो अपने किस के थ्रू आरोही को बताना चाह रहा हो कि उसने इन 2 दिनों में आरोही को कितना मिस किया। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और भी दक्ष का उसके किस में साथ देने लगी। उसने एक हाथ से दक्ष को कसकर पकड़ लिया और अपना दूसरा हाथ उसके बालों में ले गए और उसे किस करने लगा। वही आरोही को रिस्पॉन्स करता देख दक्ष को बहुत अच्छा लगा और वो इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगा। दोनों में कोई भी एक दूसरों को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोनों किसी भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऐसे ही 15 बीत गए, पर वो दोनों अभी भी वैसे ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दक्ष को फील हुआ कि आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसकी लिप्स को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगा। बीच बीच में वो उसे बाइट भी कर रहा था। उसके इस तरह से बाइट करने से आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकलने लगी। वही आरोही की सिसकियां दक्ष को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। वो अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। पता नहीं आरोही में ऐसा क्या था जो दक्ष चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। आरोही में आते हुए भीनी भीनी खुशबू उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसे अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस हो रहा था। आरोही वो पहली लड़की थी जिसे देखकर दक्ष चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। आरोही के अलावा आज तक कोई भी लड़की दक्ष को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई थी। दक्ष को भी नहीं पता था कि उसे आरोही में क्या पसंद था। आरोही में ऐसा क्या था जिससे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बस वो इतना जानता था कि इस दुनिया में आरोही के अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं जो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके।
वही जब दक्ष ने और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक झटके के साथ आरोही के टॉप को फोड़ दिया और अब आरोही की गोरी मखमली स्किन दक्ष के सामने थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वही आरोही को दक्ष के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वही दक्ष बेशर्मों की तरह उसे घूर रहा था, साथ ही साथ वो अपने हाथ से आरोही को छू भी रहा था। वो आरोही को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। आरोही को मखमली स्किन देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसकी पूरी बॉडी में जैसे आग लग गई हो। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा जो उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दक्ष के इस तरह देखने से उसे बहुत शर्म आ रही थी। आरोही को इस शिमरता देखा दक्ष के चेहरे एक छोटी सी ना दिखने वाली स्माइल आ गई, पर उसने जल्दी से उसे छुआ लिया। फिर आरोही के हाथ को उसके चेस्ट से हटाते हुए बोला, वाइफी तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहा हो? ऐसा तो नहीं को मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। मैंने न सिर्फ इसे देखा है बल्कि इसे टेस्ट भी है, इसलिए तुम्हें मुझसे ये छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये चीज़ मेरी है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मुझे इसे प्यार करने से रोक सको। वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही का मुंह खुला और खुला रह गया। साथ ही साथ उसे दक्ष की बात सुनकर शर्म भी बहुत आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी यहाँ से कहीं गायब हो जाए। तभी आरोही की नज़र दक्ष की तरफ गए, पर दक्ष की नज़र तो कहीं और ही थी। वो अपनी इंटेंस भरी नज़रों से उसे घूर रहा था। वही दक्ष को इस तरह देखकर आरोही के गाल शर्म के लाल हो गए और वो दक्ष को धक्का देते हुए बोली, हब्बी आप बहुत ही बेशर्म हो, छोड़िए मुझे हुआ। वही आरोही की बात सुनकर दक्ष को हंसी आ गई। फिर कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए बोला, वाइफी तुमने अभी मेरी बेहरमी देखी कहा है, पर कोई नहीं बात नहीं। अब जब तुमने मुझे बेशर्म बोल ही दिया है तो मैं तुम्हें बताता हूँ बेशर्म होना किसी कहते हैं। ये सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए। दक्ष खड़ा हुआ और जल्दी से अपने कपड़े उतरकर आरोही के ऊपर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आरोही को कुछ नहीं आया और जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोही चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हूँ दक्ष की पकड़ से खुद को छुड़ाने की, पर वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो उसकी पकड़ से छूटना तो दूर की बात है। थोड़ी देर बाद रूम में सिर्फ आरोही की सिसकियां की आवाज़ सुनाई दी रही थी। बीच में आरोही की कहराने की आवाज़ भी आ रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि दक्ष आरोही को तंग कर रहा था। दक्ष के हाथ आरोही की पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे, जिससे आरोही को करंट लग रहा था। साथ ही साथ दक्ष उसके अपर बॉडी पर किस भी रहा था, जिस वजह से आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकल रही थी और आरोही की सिसकियां दक्ष को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, जिस वजह से दक्ष इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगा। साथ ही साथ वो उस जगह को अपने जीभ भी लिंक भी कर रहा था, जिससे आरोही अपना कंट्रोल खोते जा रही थी। दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत शर्म आ रही थी। साथ ही साथ उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब भी दक्ष उसके करीब होता था तो उसकी बॉडी उसकी नहीं रहती थी, उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। और आज भी ऐसा ही हो रहा था, वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने दक्ष को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसे बहुत जी अजीब लग रहा था, पर दक्ष उसकी एक नहीं सुन रहा था। थक हार कर आरोही ने कोशिश करना बंद कर दिया और दक्ष जो कर रहा था उसे करने दिया। दक्ष तब तक आरोही के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही को छोड़ दिया। पर इन सब में दक्ष ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। उसे पता था कि आरोही अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी, और ऊपर से ये सब चीज़ों के लिए वो अभी बहुत छोटी भी थी और दक्ष को भी कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, इसलिए इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था। आज नहीं तो कल आरोही को होना तो उसी का ही था। दक्ष के हाथ आरोही की पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे, जिससे आरोही को करंट लग रहा था। साथ ही साथ दक्ष उसके अपर बॉडी पर किस भी रहा था, जिस वजह से आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकल रही थी और आरोही की सिसकियां दक्ष को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, जिस वजह से दक्ष इंटेंसिटी के साथ उसे किस करने लगा। साथ ही साथ वो उस जगह को अपने जीभ भी लिंक भी कर रहा था, जिससे आरोही अपना कंट्रोल खोते जा रही थी। दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत शर्म आ रही थी। साथ ही साथ उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब भी दक्ष उसके करीब होता था तो उसकी बॉडी उसकी नहीं रहती थी, उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता था। और आज भी ऐसा ही हो रहा था, वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने दक्ष को रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसे बहुत जी अजीब लग रहा था, पर दक्ष उसकी एक नहीं सुन रहा था। थक हार कर आरोही ने कोशिश करना बंद कर दिया और दक्ष जो कर रहा था उसे करने दिया। दक्ष तब तक आरोही के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही को छोड़ दिया।
पर इन सब में दक्ष ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। उसे पता था कि आरोही अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी और ऊपर से ये सब चीज़ों के लिए वो अभी बहुत छोटी भी थी और दक्ष को भी कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, इसलिए इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था। आज नहीं तो कल आरोही को होना तो उसी का ही था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक कमरे से एक लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। उन आवाज़ों के बीच बीच में उसकी दर्द भारी चीखें भी सुनाई दे रही थी, पर वहाँ उसकी दर्द भरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वही कमरे के अंदर एक लड़की बेड पर बिना कपड़ों के बेसुध पड़ी थी। उसके ऊपर एक लड़का था जो उस पर अपनी बेरहमी दिखा रहा था। उस लड़की के पूरे शरीर पर काटने खरोचने के निशान थे जो बहुत ही भयानक लग रहे थे। उसके बॉडी पर इस तरह के निशाने को देखकर कोई भी कह सकता था कि उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही थी। वो लड़की इस समय काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और खुद को उस लड़के के पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर चाहकर उस लड़के के पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही था। बल्कि उसके इस तरह करने से उस लड़के को गुस्सा जरूर आ गया और उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसके इस तरह करने से लड़की जोर जोर से चीखने लगी। उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था, पर उसे इस तरह दर्द से तड़पता देखकर भी उस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो उसी तरह लड़की के साथ वो सब करता रहा। जब उस लड़की से उस लड़के की वाइल्डनेस और बर्दाश्त नहीं हुए तो वो बेहोश हो गई। उस लड़की की बेहोश होते ही वह लड़का एकदम से रुक गया और उस लड़की के चेहरे की तरफ देखने लगा। उस लड़की का छोटा सा चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भीगा हुआ था। खिड़की से आ रहे चांद की रोशनी में चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। अगर आरोही इस समय उस लड़की को देख लेती तो पूरी तरह से हैरान हो जाती, क्योंकि वो लड़की हुबहू आरोही की तरफ दिखती थी। बस उन दोनों में एक ही अंतर था, आरोही की आंखें नीली थी और उस लड़की की आंखें काली। वो लड़का बिना किसी इमोशन के उस लड़की के छोटों से चेहरे की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर वैसे ही उसे देखने के बाद वो उसके ऊपर से उठा। उसने एक नज़र उसकी पूरी बॉडी की देखा, जिस पर सिर्फ उसके दिए हुए निशान थे। उस लड़की की पूरी बॉडी लाल और काले निशान से भरे हुए थे। उस लड़की की इतनी बुरी हालत देखकर भी उस लड़के को उस लड़की पर जरा भी तरस नहीं आई। वह उठाकर सीधा बाथरूम के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और बिना उस लड़की को एक भी नज़र देखे सीधे बाहर चला गया। उस लड़के के जाने के बाद भी वह लड़की उसी तरह बेड पर बेजान हालत में पड़ी रही। इस समय उस घर में उस लड़की के अलावा कोई नहीं था। इस घर में क्या उसकी जिंदगी में उसका अपना कोई नहीं था जो उसकी दर्द या तकलीफ को समझ सके। उसने जब से अपना होश संभाले था उसने अपने आप को अकेला ही पाया था। अगली सुबह विंडो से आ रही सूरज की रोशनी बेड पर बेसुध पड़ी लड़की पर पड़ी, जिससे कसमसते हुए उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन आंखें खोलते ही उस लड़की के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गया है। रात भर उस भयानक दर्द को बर्दाश्त करने के बाद उसे अपने पूरे शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और उस दर्द को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बेड से उठने की कोशिश की, पर वो उठ नहीं पा रही थी। दर्द के मारे उसका पूरा शरीर कौंप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके जिस्म में जान ही ना बचा हो। उस लड़की की ऐसी हालत थी कि ना तो रो सकती थी और ना ही इस बारे में किसी को बता सकती थी। आखिर बताती भी किसी, उसका इस दुनिया में था ही कौन। उसने जब से होश संभाला था तब से उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। पहले वो जिस घर में रहती थी वो उसे मारते थे, फिर जिससे उसकी शादी हुई उसने भी उसे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। इन सब के वजह से उसके अंदर के हर एक जज्बात मर चुके थे। यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि वो आखिरी बार कब मुस्कुराई थी। ना उसके पास अपना कहने वाला कोई था और ना ही उसके दर्द को समझने वाला कोई था, जिसकी वजह से उसने अपने दर्द को अपने सीने में दबाना सीख लिया था और इसी को अपनी किस्मत मान लिया था। शायद उसने पिछले जन्म में कोई पाप किए होगा जो इस जन्म में भगवान उसे ये सजा दे रहे थे। पैदा होते ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए और जिससे शादी हुए उसे बस उसके शरीर से मतलब था। उसे जब जरूरत होती थी उसके पास आता था और उसके शरीर को नोचकर चला जाता था। वो हिम्मत करके उठी, अपनी लड़खड़ाते कदमों के साथ बाथरूम चली गए। बाथरूम के अंदर जाकर वो सीधे मिरर के सामने खड़ी हो गई और अपने बदन पर ओढ़े हुए चादर को वहीं नीचे फर्श पर गिरा दिया। उसने एक नज़र मिरर की तरफ देख। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उसकी दोनों आंखें बुरी तरह सूज गई थी। होठों के कोने पर खून सूख चुका था। साथ है उसके बदन पर इतने निशान थे कि उसे निशाने के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अपनी हालत को देखते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द भरे मुस्कान आ गई। इस समय उसके बदन पर जो भी निशाना थे वो उसके पति द्वारा ही उसे दिए गए थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसे ये निशान प्यार से नहीं, नफरत में मिले थे। वह भी उस गलती की जिसे उसने कभी किया ही नहीं था।
उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसके लिए वो कोई मायने ही नहीं रखती थी। उसकी जिंदगी में वो बस एक खिलौने की तरह है। जब उस आदमी का दिल चाहता है वो उसके करीब आता है, और जब दिल चाहता था उसे किसी कचरे की तरह खुद से दूर फेंक देता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे इंसान से उसने प्यार किया था वो इस तरह का इंसान होगा और वो इसकी ऐसी हालात कर देगा। पूरे 1 साल हो गए थे उसने इस पैलेस से बाहर कदम नहीं रखा था। शुरुआत के दिनों में जब वह शादी करके आए थी तो वह बाहर जाने की बहुत जिद करती थी, पर हर बार की तरह उसे बिना किसी गलती के दर्दनाक सजा मिलती थी। थक हार कर उसने जिद करना ही बंद कर दिया और अपने हर एक जिद को, अपनी हर एक ख्वाहिश को दबाना सीख लिया, और अब तो उसे इस दर्द की इतनी आदत हो गई थी कि उसे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जाकर सीधे शावर के नीचे खड़ी हो गए और शावर ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी उसके ऊपर गिरने लगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो किसी मूर्ति की तरफ वहां खड़ी थी। उसके लिए इसमें कोई नई बात नहीं थी, हर सुबह उसकी यही हालत होती थी। इसलिए उसने अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने अब उस भयानक जिंदगी को अपना लिया था। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आए। उसकी आंखें बुरी तरह से लाल थी, साथ ही उसका पूरा चेहरा भी लाल था। उसके गालों पे गले पर काटने के निशान थे, जिन्हें छुपाने के लिए मिरर के सामने आए और खुद को उस मिरर में देखा। उसके लंबी काले घने बाल भीगे हुए थे, जिसमें से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर टपक रहे थे। छोटा सा गोरा सा चेहरा, फूले हुए गाल और उसकी काली आंखें, जिन आंखों को देखकर कभी सबको सुकून आया करता था, आज उन आंखों में सिवाय दर्द के कुछ नहीं था। उन आंखों में एक दर्द और एक खालीपन था। उसके होंठ के किनारे थी कट लगी हुई थी, जो कि साफ साफ नजर आ रहा था, पर खुद के हालात को देखते हुए भी उसने उफ तक नहीं किया। इस समय उसने सिंपल से रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, चेहरे पर ना कोई मेकअप और ना ही कोई चमक। उसने अपने बालों को सुखाया और मेकअप की मदद ने इन निशानों को भी जो उसके पति ने उसे दिए थे। फिर वो धीरे कदमों से रूम के बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ आरोही की आंखें खुली तो उसे दक्ष कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने कहा, एक राहत की सांस ली। तभी उसकी नज़र अपने फोन की तरफ गई और ध्रुव का मैसेज देखकर आरोही को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये ध्रुव तो हाथ धोकर उसके पीछे पर गया था। उसे उसका जल्द ही कुछ करना होगा, वरना उस गधे की वजह से वो एक बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो कल दक्ष को देखकर इतना खुश हो गए थी कि वो लगभग इस बारे में भूल ही गए। उसे जल्द से ये सब दक्ष को बताना, वरना ये सब उसे कहीं और से पता चला तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दक्ष की पोसीवनेस को याद करते ही आरोही एक पल के लिए कौंप गए। वहीं दूसरी तरफ आरोही की आंखें खुली तो उसे दक्ष कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने कहा, एक राहत की सांस ली। तभी उसकी नज़र अपने फोन की तरफ गई और ध्रुव का मैसेज देखकर आरोही को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये ध्रुव तो हाथ धोकर उसके पीछे पर गया था। उसे उसका जल्द ही कुछ करना होगा, वरना उस गधे की वजह से वो एक बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। वो कल दक्ष को देखकर इतना खुश हो गए थी कि वो लगभग इस बारे में भूल ही गए। उसे जल्द से ये सब दक्ष को बताना, वरना ये सब उसे कहीं और से पता चला तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दक्ष की पोसीवनेस को याद करते ही आरोही एक पल के लिए कौंप गए। आरोही जल्दी से उठी और रेडी होकर नीचे चली गई। उसे जल्द से जल्द दक्ष से इस बारे में बात करनी थी, वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वहीं नीचे हॉल में दक्ष बिना किसी इमोशन के वहां बैठा वंश के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था कि तभी आरोही दौड़ते हुए वहां आए और सीधे जाकर दक्ष की गोद में बैठ गया। आरोही के इस तरह अचानक वहां आने से वंश डर गया। उसने डरते हुए दक्ष की तरफ देखा। उसे पता था कि दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे काम के समय उसे डिस्टर्ब करे, पर दक्ष की तरफ देखते ही वंश की आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि भले ही दक्ष के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं थे, पर वंश बता सकता था कि दक्ष बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बल्कि आरोही के इस तरह आने से दक्ष का आसपास का ऑरा एकदम से गायब हो गया था। थोड़ी देर पहले जो उसे घुटन महसूस हो रही थी वो भी पूरी तरह गायब हो गई थी। भले ही वंश को पता था कि आरोही दक्ष के लिए बहुत मायने रखती, पर इतना कि उसे कम के समय डिस्टर्ब करने पर भी दक्ष ने उसने आरोही को कुछ नहीं कहा, बल्कि दक्ष तो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसे आरोही के इस तरह आने से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दक्ष प्यार से उसके गाल सहताते हुए बोला, तुम्हें पता है इस तरह दौड़ने से तुम्हें चोट लग सकती है। वो थोड़ी सख्ती के साथ बोला। दक्ष को इस तरह नाराज होता देख आरोही जल्दी से बोली, सॉरी हब्बी, वो जब आपने आपको रूम में नहीं देखा तो मैं डर गई कि कभी आप फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। वही की बात सुनकर दक्ष ने आगे कुछ नहीं कहा। आरोही ने एक गहरी सांस ली और दक्ष की तरफ देखा, जो उसे ही बिना किसी इमोशन के देख रहा था।
आरोही ने पहले समझने की कोशिश की कहीं दक्ष का मूड खराब तो नहीं है, पर जब उसे सब नॉर्मल लगा तो वो गहरी सांस लेते हुए बोली, कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे पसंद करता है और उसने मुझे पूरी कॉलेज के सामने प्रपोज किया है। वंश ने जैसे ही आरोही की बात सुनी उसका अपना खून सूखता हुआ महसूस हुआ। आरोही की बात सुनकर वो अंदर तक हिल गया। उसे पता था कि उसे ये बात दक्ष से नहीं छुपानी चाहिए थी, पर वो ऐसा नहीं करता तो उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाता। डर के मारे उसका पूरा शरीर कॉप गया। उसने दिल ही दिल में दुआ कि आरोही आगे कुछ न बोले। अगर दक्ष को पता था कि उसे सब पता होते हुए भी उसने ये बात उससे छुपाए, वो सोच भी नहीं सकता दक्ष उसका क्या हाल करेगा। वो बेरहमी से उसे खौलते तेल में फेंक देगा। आरोही आगे बोली, क्या तुम मेरे साथ उस लड़की से मिलने चल सकते हो? ये सुनकर वंश को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो सच में दक्ष से उस लड़की से मिलने जाने को कह रही थी। अचानक से रूम का टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो गया। आरोही आगे बोली, मैंने उससे कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा और मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है, पर उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड एक बूढ़ा बदसूरत है जो बहुत ही जल्दी मारने वाला है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए मन गए, और मैंने ये भी कहा कि मेरा हस्बैंड हमारे कॉज के हंग से लाख गुना ज़्यादा हैंडसम है। वंश अपनी जगह जमकर खड़ा था। आरोही की बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। क्या ये आरोही की कोई नई चाल थी? यहाँ तक कि आरोही की बात सुनकर दक्ष भी एक पल के लिए हैरान हो गया। जब दक्ष ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा तो आरोही ने सिर नीचे झुका लिया। वो उदास लग रही थी। सॉरी, कोई बात नहीं अगर आपके पास। आरोही अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही दक्ष उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कब चलना है? आरोही एक पल के लिए हैरान हो गए, लेकिन फिर उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और जल्दी से बोली, आज कॉलेज के बाद। दक्ष के बिना किसी इमोशन की कहा, ठीक है। ये सुनकर आरोही कसकर दक्ष को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच, और ये बोलकर वो वहां से बाहर भाग गए। वही वंश अभी भी वैसे ही आंखें फाड़े वहां खड़ा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष इतनी आसानी से मान गया। सॉरी छोटे चैप्टर के लिए। वंश को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो सच में दक्ष से उस लड़के से मिलने जाने को कह रही थी। अचानक से रूम का टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो गया। आरोही आगे बोली, मैंने उससे कहा कि मैं पहले से ही शादीशुदा और मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है, पर उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड एक बूढ़ा बदसूरत है जो बहुत ही जल्दी मारने वाला है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं तुम्हें उससे मिलवाने के लिए मन गए, और मैंने ये भी कहा कि मेरा हस्बैंड हमारे कॉज के हंग से लाख गुना ज़्यादा हैंडसम है। वंश अपनी जगह जमकर खड़ा था। आरोही की बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। क्या ये आरोही की कोई नई चाल थी? यहाँ तक कि आरोही की बात सुनकर दक्ष भी एक पल के लिए हैरान हो गया। जब दक्ष ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा तो आरोही ने सिर नीचे झुका लिया। वो उदास लग रही थी। सॉरी, कोई बात नहीं अगर आपके पास। आरोही अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही दक्ष उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कब चलना है? आरोही एक पल के लिए हैरान हो गए, लेकिन फिर उसकी आंखें एकदम से चमक उठी और जल्दी से बोली, आज कॉलेज के बाद। दक्ष के बिना किसी इमोशन की कहा, ठीक है। ये सुनकर आरोही कसकर दक्ष को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच, और ये बोलकर वो वहां से बाहर भाग गए। वही वंश अभी भी वैसे ही आंखें फाड़े वहां खड़ा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष इतनी आसानी से मान गया। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। अब जब दक्ष उसके साथ आने के लिए मान गया था तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो सीधे जाकर अपने बेंच पर बैठ गई। तभी ध्रुव उसके पास आया। ध्रुव को वहां देखकर आरोही की भौहें सिकुड़ गए। सबकी नजर आरोही और ध्रुव की तरह ही थी और वो कुछ मजेहर होने का इंतजार कर रहे थे। ध्रुव इस समय बहुत ही सीरियस लग रहा था, जैसे वो आरोही से बहुत जरूरी बात कहना चाहता हो। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आरोही, मुझे नहीं पता कि किसने मेरे बारे में ये झूठी अफवाह फैलाई है कि मैं तुम्हारे पीछे किसी शरबत की वजह से हूँ। सच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर सब स्टूडेंट्स हैरान हो गई। वही आरोही का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। ये वो ही तो थी जिसने वो अफवाह फैलाई थी, क्योंकि वो ध्रुव से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर इस लड़के से सब कुछ खराब कर दिया। आरोही अपने उंगलियों से अपने माथे को रगड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारा बात पर क्यों विश्वास करूं? तुमने मुझ पर विश्वास किया था जब मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में बताया था। उसने उसे क्या बताया था? वो कि उसका हस्बैंड कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। ये इम्पॉसिबल था। वो इस बात पर कैसे विश्वास कर रहा था? उसे क्या आरोही की बात पर किसी को भी विश्वास नहीं था? कार्तिक से लाख गुना हैंडसम ऐसा हो ही सकता था, ध्रुव ने सोचा। आरोही एक गहरी सांस लेते हुए ठीक बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है न, तो मैं आज कॉलेज के बाद तुम्हें उससे मिलने ले चलूंगी, ठीक है?
आरोही ये सब इतना धीरे कहा तक कि उसकी बात सिर्फ कार्तिक और ध्रुव ही सुन पाए। आरोही की बात सुनकर एक पल के लिए ध्रुव ब्लैंक हो गया, उसे समझ ही नहीं आया किसकी बात कर रही है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया आरोही अपने हस्बैंड की बात कर रही है वो हैरान हो गया, लेकिन फिर वो जल्दी से खुद को संभलते हुए बोला ठीक है। वही दूसरी तरफ मुंबई में वो लड़की जो हुबहू आरोही की तरह दिखती थी, उसका नाम आर्या था। वो खुद को संभलते हुए सीधा नीचे चली गई। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे किचन के अंदर चली गई। ये उसका रोज का था, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, वो रोज खुद अपने हाथों से खाना बनाती थी। ये रुद्रम का ऑर्डर था। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आर्या किचन से बाहर आए। बाहर आते ही उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आते रुद्रम पर गए। रुद्रम अग्निहोत्री 6'2" हाइट, गेहुआ रंग, मस्कुलर बॉडी जो इस समय उसके कपड़ों के ऊपर से साफ पता चल रहा था। उसकी भूरी आंखें जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसके वह सिल्की काले बाल जो जेल से सेट किए थे और उसके वह पतले होंठ जिसे देखकर कोई भी उसे पर फिसल जाए। हमेशा की तरह रुद्रम बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कोष्टक रुद्रम ने इस समय ब्लैक का 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था, जिससे ये पता चल रहा था कि वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ था। एक समय था जब आर्या उसके इसी लुक पर फिदा हो गई थी, पर अब सब कुछ बदल गया था। अब रुद्रम को इस तरह से देखकर भी आर्या को कुछ महसूस नहीं होता था। इन 1 सालों में उसके अंदर के सारे इमोशन खत्म हो गए थे और उसे खत्म करने वाला और कोई नहीं पति था। आर्या उसके साथ रह तो रही थी, पर वो एक जिंदा लाश से कम नहीं थी। वो सिर्फ वही करती जो रुद्रम उसे करने को कहता था। जब से उसकी शादी रुद्रम से हुई थी, उसकी जिंदगी उसकी नहीं रही थी, वो बस उसके हाथों की एक कठपुतली बनकर गई थी। नीचे पहुंचकर रुद्रम सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। वही आर्या ने जैसे ही रुद्रम को वहां आते देखा तो वो सीधे किचन में चली गई। उसने रुद्रम के लिए ब्रेकफास्ट निकला और फिर प्लेट लेकर सीधा रुद्रम के सामने रख दिया और उसके साथ 1 कप ब्लैक कॉफी भी। इस बीच में उसने एक बार भी नजर उठाकर रुद्रम की तरफ नहीं देखा। वो बिना किसी इमोशन के वो सब कर रही थी। सब हो जाने के बाद वो सिर झुकाकर वहां खड़ी हो गई जैसे रुद्रम उसका मालिक हो और वो उसकी नौकर। वही रुद्रम बस तक आर्या को देख रहा था। आर्या इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने इस समय बहुत ही खूबसूरत लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी, उसी की मैचिंग की चिड़िया मांग में सिंदूर, गले में रुद्रम के नाम का मंगलसूत्र। उसका छोटा सा जो बहुत ही खूबसूरत था वो इस समय काफी ज्यादा मुरझाया हुआ था, पर इससे उसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी उतनी ही बला की खूबसूरत लग रही थी, पर इन दोनों वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए थी और काफी ज्यादा पतली भी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से अपना ध्यान नहीं रखती थी। रुद्रम बिना किसी इमोशन के आर्या को देख रहा था। फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आर्या का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया। वही आर्या रुद्रम के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जिस वजह से वे सीधे रुद्रम की गोद में जकड़ गिरी। रुद्रम ने कसकर आर्या को उसकी कमर से पकड़ लिया। उसके हाथ आर्या की कमर पर इधर से उधर फिसल रहे थे। आर्या ने कुछ नहीं कहा, न ही उसने रुद्रम को रोकने की कोशिश, न ही उसे खुद से दूर किया। रुद्रम का गुस्सा बहुत ही खतरनाक था। उसे पता था कि अगर उसने रुद्रम को रोकने की कोशिश की तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा और फिर से उसके साथ वही सब करेगा जो उसने कल रात उसके साथ किया था। और इस समय आर्या के इतनी ताकत नहीं थी कि वो फिर से रुद्रम की दरिंदगी को बर्दाश्त कर सके। रुद्रम ने कसकर आर्या को उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके छोटे से चेहरे को करीब कर बिना एक भी पल का गवाए उसके छोटे से होठों को अपने होठों के बीच दबाकर उसे किस करने वहा। वो बहुत ही पैशन के साथ आर्या को किस कर रहा था। आर्या जिसके होठ पहले से ही कल रात की वजह से दर्द कर रहे थे, रुद्रम के इस तरह करने से आर्या ने अपनी मुट्ठी कस की। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर उसके पास इस दर्द के सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस दर्द को सहने के लिए उसने कसकर आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से अब तक दर्द से एक आह तक नहीं निकली थी। उसने कसकर अपने साड़ी को पकड़ रखा था। इस बीच में उसने एक भी रुद्रम को टच नहीं किया था। वो बस बिना किसी इमोशन के उसके गोद में बैठी थी और रुद्रम जो चाहता था उसे करने दे रही थी। वही समय के साथ रुद्रम की किस गहरी होते जा रही थी, साथ ही साथ उसकी पकड़ भी आर्या पर कस गए थी। वो तब तक उसे किस करता रहा जब तक वह पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसने बाद एक जोरदार बाइट के साथ उसने आर्या को छोड़ दिया। रुद्रम के इस तरह किस करने से आर्या का छोटा सा चेहरा बुरी तरह से लाल पड़ गया, साथ ही उसके होठों से भी खून निकलने लगा। वही रुद्रम की पकड़ अभी भी आर्या की कमर पर कसी हुई थी। रुद्रम आर्या को उसकी कमर को पकड़ते हुए खुद से चिपकाते हुए उसके गालों पर किस करते हुए बोला, वाइफी सच में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और आज इस साड़ी में तो तुम कहर ढा रही हो।
पर सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम मेरे नीचे लगती हो जब तुम्हारे से मुंह से मीठी आवाज निकलती है, उस समय तो सच में मुझे लगता है कि तुम्हें खा ही जाओ। ये बोलकर रुद्रम ने कसकर आर्या के गालों को बाइट कर लिया। फिर उसने आर्या की तरफ देखा जो चुपचाप अपनी नजरें झुकाए उसकी गोद में बैठी उसकी बात सुन रही थी। उसको इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक सेहतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने आर्या को खुद से दूर किया और वहां से चला गया। आर्या ने एक नज़र उस तरफ देखा जहां रुद्रम गया था और उसकी आंखें में एक बार फिर दर्द झलक आया, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोने से रोका और अपने दर्द को इग्नोर करते हुए उसने रुद्रम की प्लेट की तरफ देखा। रुद्रम ने बस थोड़ा ही खाया था और आधा से ज्यादा खाना छोड़ दिया था। आर्या ने एक गहरी सांस ली और रुद्रम का बचा हुआ खाना खाने लगी। उसे इस समय बहुत ही तेज भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रहा था। जब तक रुद्रम खाना नहीं खा लेता उसे खाने की परमिशन नहीं थी, जिस वजह से उसे चाहे कितनी भी भूख क्यों न लग रही वो खाना नहीं खा सकती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो रुद्रम के आने का इंतजार कर रही होती थी और रुद्रम रात भर नहीं आता था और उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। रुद्रम आर्या को उसकी कमर को पकड़ते हुए खुद से चिपकाते हुए उसके गालों पर किस करते हुए बोला, वाइफी सच में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और आज इस साड़ी में तो तुम कहर ढा रही हो। पर सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम मेरे नीचे लगती हो जब तुम्हारे से मुंह से मीठी आवाज निकलती है, उस समय तो सच में मुझे लगता है कि तुम्हें खा ही जाओ। ये बोलकर रुद्रम ने कसकर आर्या के गालों को बाइट कर लिया। फिर उसने आर्या की तरफ देखा जो चुपचाप अपनी नजरें झुकाए उसकी गोद में बैठी उसकी बात सुन रही थी। उसको इस तरह देखकर रुद्रम के चेहरे पे एक सेहतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने आर्या को खुद से दूर किया और वहां से चला गया। आर्या ने एक नज़र उस तरफ देखा जहां रुद्रम गया था और उसकी आंखें में एक बार फिर दर्द झलक आया, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोने से रोका और अपने दर्द को इग्नोर करते हुए उसने रुद्रम की प्लेट की तरफ देखा। रुद्रम ने बस थोड़ा ही खाया था और आधा से ज्यादा खाना छोड़ दिया था। आर्या ने एक गहरी सांस ली और रुद्रम का बचा हुआ खाना खाने लगी। उसे इस समय बहुत ही तेज भूख लगी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खा रहा था। जब तक रुद्रम खाना नहीं खा लेता उसे खाने की परमिशन नहीं थी, जिस वजह से उसे चाहे कितनी भी भूख क्यों न लग रही वो खाना नहीं खा सकती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो रुद्रम के आने का इंतजार कर रही होती थी और रुद्रम रात भर नहीं आता था और उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज खत्म होने के बाद आरोही ध्रुव को वहीं पास के बने रेस्टोरेंट में ले गए। ध्रुव को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वो आरोही से हार जाएगा। ध्रुव बस एक तक आरोही को देख रहा था। उसके हिसाब से ये सब आरोही की बस एक चाल थी, वो कुछ भी करके बस पीछा छुड़ाना चाहती थी। आरोही चाहती थी कि वो खुद ही डर के पीछे हट जाए और ऐसा हुआ तो शर्त के हिसाब से उसे आरोही का पीछा छोड़ना होगा। ध्रुव उसकी चाल को कैसे कामयाब होने दे सकता था? ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसका हस्बैंड कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम हो। अगर ऐसा होता तो सोनाली जो उसकी बहन थी वो ऐसा क्यों बोलती कि आरोही ने एक बूढ़े आदमी से शादी की है और वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। आरोही जानती थी कि ध्रुव के दिमाग में क्या चल रहा है, पर उसने उसे समझने की कोई कोशिश नहीं की। उसने एक नज़र फोन की तरफ देखा। दक्ष बस जल्द ही यहाँ पहुँचने वाला था, तो वो ध्रुव को एक्सप्लेन करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे। ध्रुव आरोही की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? आरोही अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं। ध्रुव आरोही के भयानक मेकअप वाले चेहरे को देखते हुए बोला, तुम इतनी खूबसूरत हो फिर तुम इतना भयानक मेकअप क्यों करती हो? आरोही ने ध्रुव की तरफ देखा जो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सच कहे तो वो कब से ये आरोही से पूछना चाहता था कि इतने सुंदर होते हुए भी वो ऐसा भयानक मेकअप क्यों करती थी। ये तो खुद को टॉर्चर करने जैसे था। उसके भयानक मेकअप को देखते हुए लोग उसका कितना मजाक उड़ाते थे, उसे क्या कुछ नहीं कहते थे। क्या बुरा नहीं लगता था? क्या उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी जब लोग उसके चेहरे के बारे में भद्दा कमेंट करते थे? आरोही हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। उसके बाद सुनकर ध्रुव को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसके हस्बैंड को ये पसंद है? क्या इससे वाहियात कोई जवाब हो सकता था? कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी को इस तरह कैसे पसंद कर सकता था? आरोही, अब तुमने इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या मैं इतना बुरा हूँ? ठीक है, मैं कार्तिक और अर्जुन जितना हैंडसम नहीं हूँ, पर मैं इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड से तो ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, और तो मुझे तुम्हारे शादीशुदा होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते समय वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे अब आरोही चाहकर भी उस मना नहीं कर पाएगी। ये इसलिए था क्योंकि एक तो वो अमीर था और दूसरा उसके हिसाब से वो आरोही के पति से यंग और हैंडसम था। ध्रुव की बात सुनकर आ रही बीना कोसी इमोशन के बोली, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ।
आरोही की बात सुनकर ध्रुव एकदम से निराश हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी चमकती आंखें से बोला, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारा हस्बैंड कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पर क्या हुआ जब मुझे बाद में पता चला कि ये सब बस एक झूठ है और तुमने बस मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कहा है। ये सुनकर मजे से अपना पिज़्ज़ा खाते हुए बिना किसी झिझक के बोली, अगर मैंने तुमसे कुछ भी झूठ कहा होगा तो मैं अपनी हस्बैंड को डाइवोर्स देके तुम्हारे साथ रिलेशन के आ जाऊंगी। आरोही की बात सुनकर ध्रुव एकदम से खुश हो गया। क्या तुम सच तो बोल रही हो? बाद में तुम अपने बात से पलट तो नहीं जाओगी? आरोही बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो कहा है मैं वही करूँगी। मैच के वजह से मुझे लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऊपर से इंडिया मैच हार गए जिस वजह से मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ भी लिखने का, फिर भी मेरे से जितना हुआ मैंने लिखा है।